everybody, welcome to my YouTube channel and today we will gonna start with lecture number 8 of breathing and exchange of gases chapter। तो पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ये कंप्लीट कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किया था। ठीक है, आज एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं नया टॉपिक शुरू करने से पहले। ठीक है, तो जो हमारे पास न्यूरो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, हमने देखा था एक ब्रेन का पार्ट होता है पोन्स, पोन्स के नीचे मेड्यूला प्रेजेंट होता है और मेड्यूला के अंदर डीआरजी प्रेजेंट होता है। डीआरजी क्या था हमारे पास? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स था, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं। जो हमारे पास डीआरजी होता है ना, वो सिग्नल सेंड करता है किसके पास? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास, और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। क्या सिग्नल भेजते हैं कि भाई हाँ अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है। कितने सेकंड्स के लिए जो डीआरजी है वो सिग्नल भेजता है? फॉर 2 सेकंड्स। अब 2 सेकंड के बाद क्या होता है? इंस्पायरेशन हो गया, एक्सपायरेशन कैसे होगा? 2 सेकंड के बाद क्या होगा? पोन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ सेंटर। वो डीआरजी को स्विच ऑफ कर देगा, डीआरजी को स्विच ऑफ कर देगा और डीआरजी कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। डीआरजी जो है फिर कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल नहीं भेज पाएगा डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास। अगर वो सिग्नल ही नहीं भेजेगा तो जो हमारे पास डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो तो रिलैक्स करेंगी, और रिलैक्स करेंगी तो एक्सपायरेशन होगा। कितने सेकंड्स के लिए जो हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो डीआरजी को स्विच ऑफ करके रखता है? फॉर 3 सेकंड्स। ओके, फॉर 3 सेकंड्स। तो एक ब्रेथ कितने सेकंड्स की होती है हमारे पास? 5 सेकंड्स की। 2 सेकंड्स का इंस्पायरेशन, 3 सेकंड्स का एक्सपायरेशन, टोटल 5 सेकंड्स की क्या होगी हमारे पास? एक ब्रेथ होगी। और 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं हम? फॉर 12 to 16 टाइम। 12 से 16 बार हम 1 मिनट के अंदर ब्रीदिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हमने कर लिया कंप्लीट, अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुली इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुली एक्सपायरेशन, दोनों टॉपिक को हम आज वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन से। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? नॉर्मल इंस्पायरेशन के अंदर तो ये था कि जो डोम शेप डायफ्राम था वो मूव करता है डाउनवर्ड और फ्लैट हो जाता है। कितना मूव करता है? 1 to 2 सेंटीमीटर वो मूव करता है। ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर वो मूव करता है। जो हमारा फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है उसके अंदर डोम शेप डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है, लेकिन कितने सेंटीमीटर तक वो मूव करता है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक वो नीचे जाता है और फ्लैट हो जाता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक वो नीचे जाता है और फ्लैट हो जाता है। अब डायफ्राम के साथ पैराइटल प्लूरा अटैच थी, हमने देखा था। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड मूव करेगा 10 सेंटीमीटर तक, वो पैराइटल प्लूरा को भी पुल करेगा, और जो पैराइटल प्लूरा है वो विसरल प्लूरा को पुल करेगा, और जो विसरल प्लूरा है वो तो लंग्स के कॉन्टेक्ट में है तो वो लंग्स को भी पुल करेगी। तो जो लंग्स है उसकी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लंग्स है हमारे पास वो स्ट्रेच हो गया है ना। लंग्स जो है हमारे पास वो स्ट्रेच हो गया, और जो लंग्स की इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम थी वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो उसका प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जो हमारे पास नॉर्मल इंस्पायरेशन है उसके अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो हमारे पास स्टर्नम और रिब्स होती है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करती है। बट इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, बट उसके साथ 4 मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है। हमें 4 मसल्स और के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए टोटल 5 मसल्स फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है? ग्रेटर एक्सटेंट तक जो हमारा रिब और स्टर्नम होता है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं, जिसके कारण जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ज्यादा ही होगा क्योंकि फोर्सफुल इंस्पायरेशन है, नॉर्मल तो है नहीं, तो ज्यादा ही इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसी चीज का तो एक्टिव प्रोसेस ही है।
नॉर्मल इंस्पायरेशन भी हमारे पास एक्टिव प्रोसेस था और फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं एक बारी, जो डायफ्राम मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डायफ्राम गोज डाउन एंड बिकम फ्लैट। ठीक है, बिकम फ्लैट, गोज डाउन नियरली 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो होगी थोरेसिक कैविटी की वो इंक्रीज हो जाएगी ट्रेमेंडसली। Volume of intrapulmonary cavity increase very much as diaphragm move downward. It pulls parietal pleura and parietal pleura will pull visceral pleura and visceral pleura will stretch the lungs. Visceral pleura stretch the lungs. Intrapulmonary pressure decreases a lot. बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। देखो ये हमारे पास लंग है, ठीक है, अंदर 760 प्रेशर है और इधर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 760 है। ठीक है, अब ये देखो लंग्स के अंदर कितना हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के कारण, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा कम होगा। अंदर प्रेशर कितना होगा 740 हो गया, अंदर प्रेशर कितना हो गया 740 हो गया। और बाहर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, बाहर कितना है 760 है, बाहर तो बहुत ज्यादा है, अंदर बहुत कम है। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, अब देखो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है अलोंग विद अदर मसल्स, दिस टेक रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, दिस इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ इंट्रापल्मोनरी कैविटी। इसके कारण क्या होगा, थोरेसिक कैविटी भी इंक्रीज होगी, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी और जो हमारे पास इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस वेरी मच। ये देखो ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम है, ये क्या है हमारे पास डायफ्राम है और डायफ्राम कितने सेंटीमीटर तक मूव कर गया 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन शुरू करने वाले हैं, हमारा फोर्सफुल इंस्पायरेशन कंप्लीट हो चुका है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर हमें दो मसल्स की नीड है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरा है हमारे पास अब्डोमिनल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है जहां पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के जस्ट नीचे हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे पास रिब और स्टर्नम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंदर अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव हुए थे वो वापस इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव हो जाते हैं। ठीक है, जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब क्या होता है, रिब और स्टर्नम इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करते हैं, जिसके कारण जो हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है दोनों ही डिक्रीज हो जाएगी और जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब्डोमिनल मसल। अब अब्डोमिनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो एकदम से डायफ्राम को पुश करेगी अपवर्ड। ठीक है, और डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, डायफ्राम को पुश करेगी और डायफ्राम जो है ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाएगा, फ्लैट शेप से डोम शेप में आ जाएगा, जिसके कारण जो थोरेसिक कैविटी होगी हमारी और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मान लो ये लंग्स है, लंग्स के अंदर 760 है, बाहर एटमॉस्फेरिक 760 प्रेशर है, तो अब जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा तो अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगी थी। और हमें पता है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो 760 रहेगा। ठीक है, वो तो 760 रहेगा। तो जो एयर है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगी। कैसे, अंदर कितना है ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी एयर। ठीक है, अंदर कितना है 780, बाहर कितना है 760। अंदर 780 क्यों है प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास कम है और जब वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर हमारे पास ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा हमारे पास प्रेशर। ठीक है, देखो जो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब रिब और स्टर्नम मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर
इंक्रीजेस। ठीक है, जब अब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दिस पुशेस कंटेंट ऑफ अब्डोमिनल कैविटी टूवर्ड डायफ्राम, पुशिंग द डायफ्राम अपवर्ड. This decrease volume of thoracic cavity as well as volume of intrapulmonary cavity. The intrapulmonary pressure rise. ठीक है, और जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस था क्योंकि उसके अंदर भी दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दो मसल्स का। हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिए ये टॉपिक्स। ठीक है, एक बारी फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल इंस्पायरेशन है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है, इसके अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके अंदर दो मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक एक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर दोनों ही मसल्स रिलैक्स करती है। ठीक है, रिलैक्सेशन होता है इसके अंदर डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, और जब रिलैक्सेशन होता है तो हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये एक पैसिव प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, इसके अंदर दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ साथ चार मसल और होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके साथ साथ चार मसल और कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है ना। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक एक्टिव प्रोसेस है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, अब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसके अंदर भी दो ही मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कौन कौन सी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और एक अब्डोमिनल मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये भी क्या है? कब एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से पूरा लेक्चर समझ में आया है आज वाला तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।